हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बायोलॉजी संकल्प क्लासेस। आज हम नए चैप्टर से प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। पुष्पों में लैंगिक जनन कैसे होता है, आज इस चैप्टर को हम शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि क्लास 12 का है। और इस चैप्टर से संबंधित आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे पुष्प की संरचना क्या होती है। पुष्प की संरचना में पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, पुष्प में नर भाग कौन होते हैं, साथ साथ पुष्प के मादा भाग कौन होते हैं, और नर भाग के अंदर नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, भाग में मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। इस भाग में आप लोग को इससे संबंधित जितने भी डाउट होंगे आज इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट आपको दूर हो जाएंगे पुष्प की संरचना से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें शुरुआत करना पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्प होते क्या हैं? पुष्प विशेषकर पुष्प जो होते हैं पादपों के लिए जो होते हैं, पुष्प एक जनन अंग के रूप में कार्य करते हैं। पादप के लिए पुष्प जो होते हैं जनन अंग होते हैं, क्योंकि पुष्पों के जरिए वो जनन करते हैं जिससे उनकी नई संतान उत्पन्न होती है। तथा हम लोगों के लिए पुष्प करें तो एक सौंदर्य की साधन है पुष्प। क्योंकि यदि हम किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाएं, मान लीजिए प्रसन्न हो जाएं किसी के ऊपर, तो उसके ऊपर पुष्प की वर्षा कराकर अपनी प्रसन्नता को हम व्यक्त करते हैं ना। तो पुष्प मानव के लिए उसके सौंदर्य और आर्थिक रूप से सहायता करता है, लेकिन पुष्प जो होता है पादपों के लिए एक जनन अंग होता है। ठीक है, उसी पुष्प के जरिए पादप जो होते हैं अपना जनन करते हैं। ठीक दोस्तों, तो हम देख लेते हैं पुष्प। उसके बाद लैंगिक जनन जो होता है ऐसा जनन होता है दोस्तों जिसमें दो अलग अलग जननांगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, लैंगिक जनन वे जनन अंग होते हैं जिसमें दो अलग अलग जननांगों, नर जनन अंग अलग हो, मादा जनन अंग अलग हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बता दें, जैसे मनुष्य में नर अलग होता है, मादा अलग होता है, तो ये दोनों मिलकर जब जनन करते हैं ऐसे जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो पुष्पों में नर तथा मादा जनन कैसे अलग होते हैं और कौन भाग होते हैं पुष्प में नर, कौन भाग होते हैं मादा, इससे संबंधित सभी डाउट आपको इस भाग में दूर है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखिए दोस्तों, आज हम देखेंगे पुष्प की संरचना कैसे होती है। तो देखिए दोस्तों, पुष्प की संरचना कैसे होती है। ये भाग जो होता है, ये हम जो ऊपर दिखा रहे हैं, ये एक आवृत पुष्प की संरचना कैसे होती है हम देखते हैं। ठीक दोस्तों, ये जो होता है दोस्तों, ये होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है दोस्तों? वर्तिकाग्र इंग्लिश में से स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा। ठीक दोस्तों, ये जो होता है वर्तिका होता है, वर्तिका इसे हिंदी में स्टाइल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। ये जो होता है दोस्तों ओवरी होता है। क्या होता है? ओवरी, जिसे हिंदी में अंडाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर एक ऐसी संरचनाएं होती है दोस्तों जिसे बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बीजांड कहते हैं। ऐसी संरचनाएं होती हैं, इसे बीजांड कहते हैं। बीजांड, जिसे इंग्लिश में ओव्यूल कहा जाता है। ठीक दोस्तों, पुष्प के ये भाग होते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा ओवरी। ये तीनों भाग मिलके ये तीनों भाग मादा भाग होते हैं। पुष्प के कौन भाग होते हैं दोस्तों? ये पुष्प के मादा भाग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? पुष्प के मादा भाग होते हैं। और पुष्प में ऐसे संरचनाएं भी होती हैं। ये जो होता है दोस्तों पुष्प में, आप देखे होंगे पुष्प में हरे 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 रंग बिरंगे जो होते पंखुड़ियाँ होती हैं, जिसे जैसे दल कहा जाता है। ये जो रंग बिरंगे पाए नहीं जाते दोस्तों, उन्हें दल कहा जाता है। इंग्लिश में से पेटल कहा जाता है, पेटल कहा जाता है। इनका कार्य क्या होता है? कीटों को परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक दोस्तों,
और आप देखे होंगे पुष्पों में नीचे हरे रंग के ऐसे पाए जाते हैं, हरे रंग का संरचनाएं पाई जाती हैं। ये हरे रंग के जो होते हैं इन्हें बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसे इंग्लिश में जो होता है दोस्तों सेपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेपल कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अब आप देखते होंगे ऐसे संरचनाएं पाई जाती है पुष्प के अंदर। ये जो संरचनाएं हम बना रहे हैं दोस्तों ये नर भाग होते हैं पुष्प के अंदर। ये संरचनाएं जो होते हैं दोस्तों ये जो होते हैं पुष्प के नर भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं दोस्तों? ये पुष्प के नर भाग होते हैं। तो एक नर भाग में ये वाला भाग जो होता है ये आपको ये वाले जो भाग होते हैं इन्हें परागकोश कहा जाता है। परागकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? परागकोश। इसे इंग्लिश में एंथर कहा जाता है। एंथर कहा जाता है। ये जो होता है दोस्तों इसे पुतंत कहा जाता है। पुतंत परागकोश जिससे थैलेमस से जुड़ा हो जाकर जोड़ता है उस डंठल को पुतंत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जहाँ सभी अंग आकर यहाँ पर अटैच हुए हैं, ओवरी जहाँ पर आगे धरी हुई है जिस अंग पर, और ये पुष्प भी जहाँ पर अटैच हुए हैं, ये भाग जो होते हैं पुष्प आसन कहलाता है। पुष्पासन, पुष्प जिस पर आसन हुआ है उसे पुष्पासन कहते हैं। इसे इंग्लिश में थैलेमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे इंग्लिश में थैलेमस कहा जाता है। ठीक है। तो पुष्प के जो होते हैं ये परागकोश तथा पुतंतु ये पुष्प के नर भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं दोस्तों? नर भाग। ये पुष्प के नर भाग होते हैं। ठीक दोस्तों। ये वर्तिकाग्र है। आप एक प्रश्न देख लीजिए। ये पुष्प का ये जो होता है वर्तिकाग्र, ये वर्तिका है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर बीजांड पाया जाता है। ये इतने पार्ट जो होते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा ओवरी, ये पुष्प के अंदर मादा भाग कहलाते हैं। तथा परागकोश जिससे जुड़ा होता है पुतंत, ये पुष्प के नर भाग होते हैं। साथ ही साथ ये जो होते हैं रंग बिरंगे दल पाए जाते हैं, वो दल पुंज होते हैं। और जो हरे रंग के पुष्प के नीचे पाए जाते हैं वो बादल पुंज होते हैं। बादल पुंज होता है से उनकी सुरक्षा रखते हैं, जबकि दल पुंज का कार्य होता है कि वो परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक दोस्तों। और यहाँ पर थैलेमस होता है जिस पर पुष्प धरा हुआ होता है, उसे पुष्पासन कहा जाता है। पुष्प जिस पर आश्रित हुआ है उसे पुष्पासन कहा जाता है, जिस पर आसन हुआ हो। ठीक दोस्तों। ये ऐसे जो ब्लैक रंग की संरचना है, इससे पुष्प जो होता है पौधों से अटैच रहता है। इसे पुष्प वृंत कहते हैं। इसे पुष्प वृंत कहते हैं। ठीक दोस्तों। इसे पुष्प वृंत कहते हैं। आप आशा करता हूँ आपको पुष्प की संरचनाएं स्पष्ट आई होगी। अब हम देख लेते हैं पुष्प के भाग कितने होते हैं। ठीक दोस्तों। हम इससे संबंधित जो क्वेश्चन बच्चों को जो डाउट होता है उसके क्वेश्चन भी अभी हम करा देंगे। डाउट आपका एकदम सॉल्व हो जाएगा। आप अब देखते हैं कि पुष्प के भाग कितने होते हैं। तो दोस्तों पुष्प के भाग, तो पुष्प के भाग को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक होते हैं पुष्प के आवश्यक भाग, एक होते हैं आवश्यक भाग। एक आवश्यक भाग होते हैं, साथ ही साथ एक सहायक भाग होते हैं। एक जो होते हैं सहायक भाग होते हैं। तो आवश्यक भाग में दोस्तों, आवश्यक भाग में जो होते हैं, आवश्यक भाग में दो आते हैं। एक आता है पुमंग, एक आता है जायांग। पुमंग को इंग्लिश में एंड्रोसियम कहा जाता है। एंड्रोसियम इंग्लिश इसको जायांग को गाइनोसियम कहा जाता है। गाइनोसियम कहा जाता है दोस्तों। आवश्यक भाग पुमंग जो होता है ये नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है दोस्तों? ये नर भाग होता है, जबकि जायांग जो होता है मादा भाग होता है। ठीक दोस्तों। इसको आप देख लीजिए। आवश्यक भाग में दो अंग आते हैं, एक पुमंग आता है, एक जायांग आता है। पुमंग जो होता है वो नर भाग होता है, जबकि जायांग जो होता है मादा भाग होता है। तो आप कहेंगे सर अभी आप परागकोश और पुतंत को नर भाग कह रहे थे, पुमंग को, तो वही है दोस्तों। हम आपको समझा रहे हैं। पुमंग जो होते हैं एक भाग जो होते हैं दोस्तों
एक भाग मतलब आप ऐसे डेस रखिए और आप यहाँ पर नोट डालकर लिख लीजिए, आप चाहे नोट डालकर। नर के जो एक भाग होते हैं ऐसे चलना चाहें ऐसे, ये परागकोश जो होता है, परागकोश, ये जो होता है पुतंतु, ये दोनों मिलाकर स्त्री केसर बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों? स्त्री केसर। ये दोनों मिलकर स्त्री केसर बनाते हैं। स्त्री केसर, नो सॉरी सर, ये दोनों मिलकर पुंकेसर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पुंकेसर। ये दोनों मिलकर पुंकेसर बनाते हैं। और पुंकेसरों के ग्रुप को, मतलब मान लीजिए परागकोश पुतंतु मिलकर एक पुंकेसर, एक पुंकेसर, दो पुंकेसर, तीन पुंकेसर, चार पुंकेसर, तो पुंकेसरों के ग्रुप को पुंमंग कहा जाता है। तो आप लिख लीजिए कि पुंकेसर के समूह को, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पुमंग कहा जाता है। पुंकेसर के समूह को पुमंग कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो पुमंग और जयांग आप देख लीजिए, ये जो होता है मादा भाग जो होता है, ये इतने भाग को जयांग कहा जाता है, उसके समूह नहीं होते। तो आप देख लीजिए कि पुमंग किसे कहा जाता है। पुमंग जो होता है स्त्री केसर, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहा जाता है। और पुंकेसर किसे कहते हैं? एक परागकोश तथा पुतंतु को मिलाकर एक पुंकेसर कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अब आवश्यक भाग दो होते हैं पुमंग तथा जयांग। पुमंग जो होता है नर भाग होता है और जयांग जो होता है मादा भाग होता है। आपको इतना स्पष्ट हो गया। अब हम देख लेते हैं सहायक भाग में कौन कौन होते हैं। तो सहायक भाग में आप इस पर एक फ्रेज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसको मिटाकर बताते हैं सहायक भाग। ठीक है, तो ये दोस्तों अब सहायक भाग में हम देखते हैं सहायक भाग में दो आते हैं दोस्तों, दल आता है और वाह्य दल आता है। वाह्य दल पुंज और दल पुंज आते हैं। ठीक है दोस्तों, दल पुंज जो होते हैं, दल पुंज विशेष के रंग बिरंगे होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये जो होते हैं रंग बिरंगे पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य क्या होता है? परागण के समय जब पर परागण होता है, पर परागण के समय कीटों को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? आकर्षित, कीटों को आकर्षित करते हैं। ठीक दोस्तों, तो दल का कार्य क्या होता है? दल जो होते हैं मोस्टली हरे रंग बिरंगे होते हैं। आप कहीं देखेंगे, आप देख लीजिए गुलाब फूल रेड होता है, लाल रंग का होता है। उसी तरह आप उसका क्या कहते हैं, वाइट कलर के रंग होते हैं। और क्या कहते हैं इसका, एक क्या कहते हैं, पीला होता है। रंग बिरंगे पाए जाते हैं ना, जो रंग होता है वो दल पुंज होता है। जो रंग बिरंगे पुष्प में पाए जाते हैं पंखुड़ियाँ, उनको दल कहा जाता है। ठीक दोस्तों, और जो आप नीचे देखे होंगे दूसरा भाग जो होता है बाह्य पुंज, बाह्य पुंज दोस्तों मोस्टली क्या होते हैं? हरे रंग के होते हैं। ये जो होते हैं मोस्टली हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। पुष्प के नीचे जो होते हैं अंडाशय के ऊपर उसको अंडाशय को सुरक्षित प्रदान करते रहते हैं। ठीक है, ये हरे रंग के होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं पुष्प के अंडाशय को। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लिए पुष्प की संरचना देख लिए। पुष्प के भाग कौन कौन होते हैं? पुष्प के आवश्यक भाग कौन होते हैं? पुष्प के सहायक भाग कौन होते हैं? पुष्प के आवश्यक भाग में कौन से नर होते हैं, कौन से मादा होते हैं? और ठीक दोस्तों, इससे संबंधित आपके सभी डाउट कंप्लीट, आशा करता हूँ कंप्लीट हो चुके होंगे। आपके इससे संबंधित जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को आपको हम दिखा देते हैं। क्वेश्चन आशा करता हूँ आप क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक दोस्तों, हम जितने हम पढ़ाएं इसी से क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, इसी लेवल। उसके बाद हम देखते हैं
इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद होता क्या दोस्तों, अब हमने पुष्प की संरचना देख ली। अब हमें पढ़ना है निषेचन पश्य घटनाएं क्या होती हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होती हैं, निषेचन पश्य घटनाएं क्या होती हैं तथा निषेचन के समय घटनाएं क्या होती हैं। हमको इस चैप्टर में बस यही पढ़ना, 3 चीज़। निषेचन पश्य, निषेचन पूर्व मतलब निषेचन होने के पहले पुष्पों में क्या संरचनाएं होती हैं, और निषेचन के समय क्या होती है पुष्प संरचना, तथा निषेचन के पश्चात पुष्पों में संरचना क्या होती है, क्या परिवर्तन होता है, इसी कहते हैं हमको पढ़ना है चैप्टर में। तो हम देख लेते हैं, पहले इससे संबंधित आपके क्वेश्चन का डाउट सॉल्व हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे निषेचन पूर्व मतलब निषेचन के पहले पुष्पों में क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो निषेचन के पहले जो होता है नर भाग के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है तथा मादा भाग के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है, यही होता है। लेकिन इससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। सुमति मैया से बोले नंदलाल, क्वेश्चन है दोस्तों कि पुमंग के कितने भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं। ठीक दोस्तों, नहीं पुंकेसर के, किसके, 1 मिनट, पुंकेसर के, पुंकेसर के कितने भाग होते हैं। तो पुंकेसर आपको पूछे एक पुंकेसर में कौन कौन से भाग होते हैं, तो आशा करता हूँ आप बता देंगे। एक पुंकेसर में कितने भाग होते हैं आपको देखना है, आप बताइए। इसका इसका इन दोनों को मिला के पुंकेसर कहा जाता है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, यही हिसाब से क्वेश्चन पूछा है कि एक पुंकेसर में कितने भाग होते हैं। तो एक पुंकेसर में ए होता है, ए होता है, ये क्या होता है दोस्तों, परागकोश होता है, और ये क्या होता है, पुतंतु। एक एक पुंकेसर में कितने भाग होते हैं, 2, परागकोश तथा पुतंतु। ठीक दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका था। दूसरा क्वेश्चन था स्त्री केसर, स्त्री केसर के अंदर कितने भाग होते हैं, स्त्री केसर के भाग नाम बताइए। ठीक है, तो स्त्री केसर भाग कौन सा होता है दोस्तों, ऐसे होता है, ऐसे होता है, एक एक स्त्री केसर है, कंप्लीट स्त्री केसर है। तो एक कौन सा होता है दोस्तों, एक कौन सा होता है, एक कौन सा होता है, 3 चीज, तीनों चीज को मिला के स्त्री केसर कहा जाता है दोस्तों। तो इसका क्या नाम होगा दोस्तों, बताइए 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 आप लोग, 1 2 3। तो इसका नाम है वर्तिका, वर्तिकाग्र, क्या का इसका नाम है दोस्तों, वर्तिकाग्र। ये क्या है, वर्तिका, ये क्या है, अंडाशय, ये क्या दोस्तों, अंडाशय। इन तीनों को मिलाकर क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, स्त्री केसर, स्त्री केसर कहा जाता है। ठीक दोस्तों, इन तीनों को मिलाकर स्त्री केसर कहा जाता है। इसके अंदर बीजाणु भी पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, आपके इससे संबंधित खत्म हो गए डाउट। साथ ही साथ आपसे पूछ लीजिएगा वर्तिकाग्र का कार्य क्या होगा। तो वर्तिकाग्र कार्य क्या होता है दोस्तों, जब परागकण निर्माण हो जाता है, तो जब परागण की क्रिया होती है, तो परागकण जब परागण क्रिया के फलस्वरूप जब इसी वर्तिका मादा भाग की वर्तिकाग्र आकर बैठता है, यहाँ से बैठता है तो अपने पराग नलिका को निखार कर मादा भाग के बीजांड तक पहुँचता है। ठीक, तो इसका कार्य क्या होता है, परागकण को स्थान देना, परागकण को बैठने का स्थान देता है वर्तिकाग्र। ठीक दोस्तों, अब आप पुष्प की संरचना से संबंधित अगर कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो बस ऐसे आएगा, इससे संबंधित, इससे एडवांस क्वेश्चन नहीं आते, एडवांस। ठीक है, हम एडवांस, अब हम बात कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन अधिकांश से उठते हैं, जहाँ से क्वेश्चन मेन आते हैं, और जो बोर्ड एग्जाम तथा साथ ही साथ आपको कंपटीशन एग्जाम में जहाँ आते हैं आप वो शुरू करते हैं। तो एकदम बेसिक था आपका, अगर बेसिक मजबूत रहेगा तभी वो समझ में आएगा, इसलिए हमने बेसिक क्वेश्चन को मेंशन किया। ठीक दोस्तों, अब हम पढ़ लेंगे पुष्प में निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होते हैं। निषेचन
पूर्व घटनाएं। तो निषेचन पूर्व घटनाएं में दोस्तों क्या होती है, निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होती हैं, हमें इसको पढ़ना है। तो निषेचन पूर्व घटनाओं में क्या होता है दोस्तों, निषेचन पूर्व घटनाओं में नर भाग के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है, मादा भाग के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको लिख लेते हैं। निषेचन पूर्व घटना में क्या होती हैं, नर भाग के अंदर नर युग्मक का निर्माण तथा मादा भाग के अंदर मादा युग्मक निर्माण होता है। नर भाग के अंदर नर युग्मक तथा मादा भाग के अंदर मादा युग्मक निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक दोस्तों, निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है, निषेचन पूर्व घटना में नर भाग के अंदर नर युग्मक निर्माण तथा मादा भाग के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक दोस्तों, तो हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पहले नर भाग के अंदर नर युग्मक निर्माण करेंगे, फिर मादा भाग के अंदर मादा युग्मक का निर्माण करेंगे। तो नर युग्मक का निर्माण करने के लिए हमें नर भाग लेना पड़ेगा। तो नर भाग क्या होता है दोस्तों, पुंमंग होता है। पुंमंग की संरचना आपको दिखा है। तो एक पुंकेसर होता है, तो हम पुंकेसर की संरचना लेते हैं। तो एक पुंकेसर की संरचना दोस्तों ऐसे होती है, एक पुतंतु होता है और जो होता है परागकोश होता है। परागकोश ये नर भाग होता है ना, ये दो यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या होते हैं, पुंमंग होता है, पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर जो कि नर भाग है। तो नर भाग के अंदर हमें क्या करना है, नर युग्मक का निर्माण करना है, तो हमें नर भाग लेना है। तो ये तो पुतंतु पुष्प जो होता है अटैच रहता है, तो हमें परागकोश है, परागकोश के अंदर, तो इसका मतलब समझ गए होंगे, पराग अगर नर युग्मक निर्माण होगा तो इसे परागकोश के अंदर होगा। ठीक है दोस्तों, तो परागकोश की संरचना देख लेते हैं। क्या देखते हैं पहले हम, परागकोश की संरचना। आप यहाँ हेडिंग डालिए, परागकोश की संरचना कैसे होती है। ठीक दोस्तों, तो परागकोश जो होता है दो पालित होता है दोस्तों। परागकोश दो पालित होता है। परागकोश जो होता है एक पालित, एक दिखा रही है, एक पालित है, बीच में एक परत है। ठीक दोस्तों, आप इसको परागकोश कितना होता है, दो पालित होता है। ठीक दोस्तों, परागकोश जो होता है दोस्तों ऐसे होता है। परागकोश जो होता है ऐसे होता है दोस्तों। परागकोश जो होता है, एक्चुअल परागकोश ऐसे होता है। ठीक दोस्तों, यहाँ बीच बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजक ऊतक भरा होता है, ये बीच में जो जुड़ा हुआ है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये जो होते हैं ये दो पालित होता है, एक पालित ए है, एक पालित ए है। तो परागकोश जो होता है क्या होता है, द्विपालित होता है। क्या पालित होता है दोस्तों, द्विपालित। द्विपालित मतलब दो रूम होते हैं, एक रूम ए, एक रूम पालित मतलब दो रूम समझ लीजिए। ठीक है, परागकोश के अंदर दो रूम होते हैं जिसे द्विपालित कहते हैं। ठीक दोस्तों, और प्रत्येक रूम में, प्रत्येक पालित में दो दो लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, ऐसे ऐसे ए ऐसे क्या पाई जाती है, इसे कहते हैं दोस्तों लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं। प्रत्येक एक परागकोश से दो पालित होता है, मतलब एक परागकोश के अंदर दो रूम होते हैं और प्रत्येक रूम में दो दो कुर्सियां धरी हुई हैं। ठीक दोस्तों, प्रत्येक रूम में दो दो कुर्सियां हुई हैं। तो एक परागकोश के अंदर दो रूम है और प्रत्येक रूम में दो दो कुर्सियां होती है, तो एक परागकोश के अंदर कितने कुर्सी होंगे, चार कुर्सी। तो मतलब एक परागकोश के अंदर चार लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। ठीक दोस्तों, तो चार जो कुर्सी है वे लघु बीजाणुधानी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं क्या कहते हैं, इसकी संरचना क्या होती है। परागकोश के अंदर सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कैसे इसकी संरचना, इसकी लेयर परत क्या होती है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक दोस्तों,
आप अगर इसी संरचनाओं को आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, इंगित करेंगे, तो आपको इसकी संरचना इस प्रकार दिखाई देगी। ठीक दोस्तों, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इसको आप यहाँ से काटेंगे, मान लीजिए हम परागकोश को यहाँ से काट लिए, ठीक दोस्तों। तो जब यहाँ से आप मान लीजिए आप यहाँ से ऐसे काटें, वही काटक भाग या दिखाएं, ठीक दोस्तों। परागकोश कटा हुआ, तो जब काटा हुआ, जब हम इसको काटे परागकोश को, तो परागकोश हमको इस तरह दिखाई दे रहा है। परागकोश के 3 लेयर हमें दिखाई दे रहे हैं। ए लेयर, बाह्य लेयर जो होती है एपिडर्मिस कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। ए वाली जो मध्य परत होती है दोस्तों, मध्य परत होती है। ए जो होती है कोशिकाएं, ए जो होती है कोशिका, उसे टेप्टम कोशिकाएं कहते हैं, टेपिटम कोशिकाएं होती हैं, ठीक दोस्तों। तो ऐसे संरचनाएं आपको, जब इसको हम काटें तो हमको ऐसे संरचनाएं देखें। तो इसकी एक एक परत की हम तब व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं बढ़िया से, तो आपको दिखाई देगा। आपको इसकी संरचनाएं जो होती हैं इस तरह दिखाई होती हैं। इसकी जो एपिडर्मिस होती है दोस्तों, हम मान लीजिए एपिडर्मिस हम ब्लैक से बना ले रहे हैं। ये परत जो होती है इसकी बाहरी परत एपिडर्मिस है, ठीक दोस्तों। आपको एग्जाम में यही वाला बनाना है जो हम बना रहे हैं। बाहरी परत आप मान लीजिए इसकी एपिडर्मिस है, जो ब्लैक से बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, ठीक दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो मध्य परत है, मध्य परत 3 लेयर की पाई जाती है। कितनी लेयर की पाई जाती है दोस्तों? मध्य परत जो होती है 3 लेयर की पाई जाती है। मध्य परत 3 लेयर की पाई जाती है दोस्तों। मध्य परत जो होती है 3 लेयर की पाई जाती है, ठीक दोस्तों। मध्य परत जो होती है 3 लेयर की पाई जाती है, ठीक है। ये जो बैगनी रंग की होती है, ये तीनों दोस्तों 1 2 एंड 3, ये तीनों जो होती है मध्य परत है, मध्य परत है। आप लीजिए 1 लेयर की पाई जाती है, 3 लेयर की पाई जाती है, ठीक दोस्तों। अब बाकी जो आखिरी में शेष बचा है दोस्तों, आखिरी में जो बचा है ये टेप्टम कोशिकाएं। टेप्टम कोशिकाएं कुछ इस प्रकार होती हैं, ऐसे पिरामिडी आकार के ऐसे पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। ये जो होती हैं, ये होती हैं टेपिटम कोशिकाएं, टेपिटम कोशिकाएं होती हैं, टेपिटम कोशिकाएं होती हैं। ये क्या हो दोस्तों, ये जो होती है टेप्टम कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो टेप्टम कोशिकाओं के अंदर जैसे केंद्र भी पाया जाता है। टेप्टम कोशिकाएं क्या कार्य क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। टेप्टम कोशिकाएं क्या होता है, टेप्टम कोशिकाओं में कार्य होता है। टेप्टम कोशिकाओं जो होते हैं विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करती हैं, क्योंकि टेप्टम कोशिकाएं जो होती है पोषण युक्त भरी होती हैं। ये जो होती है जिस यहाँ पर जो पराग विकसित होता है परागकण, उसको ये पोषण प्रदान करते हैं, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पर जो लघु बीजाणुधानी है, ये जो तो लघु बीजाणुधानी है दोस्तों, लघु बीजाणुधानी है। ये लघु बीजाणुधानी में एक संरचनाएं पाई जाती है जिसे आधास्तरीय कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आधास्तरीय कोशिका। तो आधास्तरीय कोशिका जो होती है, यहाँ पर आधास्तरीय कोशिका पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर आधास्तरीय कोशिका जो होती है दोस्तों, यह विकसित होकर क्या होती है दोस्तों, विकसित होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? जब विकसित होती है, ये बनाती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है दोस्तों, वो 2n होती है। क्या होती है? 2n, मतलब इसमें क्रोमोसोम संख्या जो होती है 2n होती है, ठीक दोस्तों। जो इसमें अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होकर लघु बीजाणुधानी में क्या होता है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन होता है।
अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा यन जो होता है 2n जो होता है यन हो जाता है और परागकण का निर्माण होता है। परागकण का निर्माण होता है। ठीक दोस्तों, निर्माण होता है, यही है परागकण। ठीक दोस्तों, यही है परागकण। ठीक दोस्तों, तो आप देख लिए परागकण नर भाग में परागकण का निर्माण कैसे होता है, कैसे होता है हम एक बार समराइज कर देते हैं। परागकश नर भाग जो होता है दोस्तों पुमंग होता है। पुमंग के अंदर जो होता है स्त्री के पुंकेसर, जो पुंकेसर के दो भाग होते हैं। परागकोश होता है, पुतंत होता है। परागकोश की हमने संरचना देखी। परागकोश 2 पारित होता है, प्रत्येक पारित में 2 लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं। तो एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी की परत देखें, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, तो लघु बीजाणुधानी के अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसे आधास्त्री कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? आधास्त्री कोशिका। आधास्त्री कोशिका विकसित होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है जो कि 2n होती है। 2n होती है और 2n अर्धसूत्री विभाजन होकर परागकण का निर्माण करती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु मात्र परागकण का निर्माण करते हैं जिसे लघु बीजाणु कहते हैं। ठीक दोस्तों, परागकण को लघु बीजाणु भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, परागकण का निर्माण हो गया। एक फिर हम इसी स्टेप को हम एक फिर हम लिख कर बता दे रहे हैं, नहीं आप इस तरह भूल जाओगे। ठीक दोस्तों, बनाना है आपको इसी तरह, क्वेश्चन आएगा यही तरह। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन 2 ही आएंगे। ठीक दोस्तों, एक आएगा टेप्टम का कार्य क्या होता है, एक होगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होती है, 2n होती है। ठीक दोस्तों, और परागकण का निर्माण हम देखेंगे, परागकण की संरचना देखेंगे। ठीक दोस्तों, एक फिर हम इसी को आपको इस स्टेप को हम लिख कर बता देते हैं, उसके बाद हम परागकण की संरचना देखते हैं। देखिए दोस्तों, परागकण की संरचना ये कैसे होता है, तो जो होता है क्या कहते हैं, जो परागकोश होता है दोस्तों, परागकोश के जो लघु बीजाणुधानी होता है, लघु बीजाणुधानी के अंदर आधास्त्री कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? आधास्त्री कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? आधास्त्री कोशिका। आधास्त्री कोशिका दोस्तों विकसित होकर प्रफुस कोशिका बनाती है। क्या बनाती है? प्रफुस कोशिका। प्रफुस कोशिका बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? प्रफुस कोशिका। और प्रफुस कोशिका जो होती है 2 भागों में बढ़ जाती है। पहले भाग को कहते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका। दूसरे कहते हैं दोस्तों प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका। प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो प्राथमिक भित्ति कोशिका जो होती है 3 भागों में बढ़ जाती है। पहले 3 लेयर बनाती है। फर्स्ट लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस। दूसरे को मध्य, एक लेयर होती है मध्य परत होती है, मध्य परत का निर्माण करती है जो 3 लेयर होती है। आखिरी में टेप्टम कोशिका का निर्माण होता है। ठीक दोस्तों, आप देख लेते हैं कैसे निर्माण होता है। ठीक है, आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। परागकोश के अंदर आधास्त्री कोशिका पाई जाती है। आधास्त्री कोशिका विकसित होकर प्रफुस कोशिका बनाती है। प्रफुस कोशिका विकसित होकर 2 भागों में बढ़ जाती है। प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका से 3 लेयर बनती है। एपिडर्मिस, मध्य परत 3 परत की होती है, जो 3 लेयर होती है, जबकि आखिरी परत जो होती है टेप्टम कोशिका होती है। ठीक दोस्तों, प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका विकसित होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है, विकसित होती है। ठीक दोस्तों, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है, मात्र कोशिका बनाएगी। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा दोस्तों? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण का निर्माण होगा। किसका होगा दोस्तों? परागकण का निर्माण होगा। ठीक दोस्तों, आप परागकण का निर्माण हो गया। अब इस तरह भी आप देख लीजिए। ठीक है,
अब हम देखते हैं परागकण की संरचना कैसे होती है। ठीक दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए। आप इस अगर आपको इतना समझ में आए वीडियो को पॉज करके समझ लीजिए खूब। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं परागकण के एक फिर आप देख लीजिए। पराग कोश के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? अधास्त्री कोशिका पाई जाती है। लघु बीजाणुधानी के अंदर पराग कोश के अंदर एक पराग कोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है और प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में एक कोशिका पाई जाती है जिसे अधास्त्री कोशिका कहते हैं। अधास्त्री कोशिका विकसित होकर प्रफुस्स कोशिका बनाती है। प्रफुस्स कोशिका विकसित होकर 2 भागों में बढ़ जाती है, प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक पूर्ण बीजाणु कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका जो होती है एपिडर्मिस मध्य परत टिप्टम में विभाजित हो जाती है, जबकि प्राथमिक पूर्ण बीजाणु कोशिका जो होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। ठीक दोस्तों, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका विकसित होकर अर्धसूत्री विभाजन करती है। अर्धसूत्री विभाजन के परागकण का निर्माण होता है। अगर आपको दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन, तो आपको बता दें किसी सेल में यदि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो उस सेल में एक अर्धसूत्री 2n होता है उस सेल, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा वो n हो जाएगा और 4 कोशिकाओं n 4n कोशिकाओं बनाता है। ठीक है, अगर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है किसी सेल में तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा वह एक सेल से 4 सेल बनाएगा और वो चारों सेल क्या होंगे? n होंगे। आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर किसी सेल में समसूत्री विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन द्वारा समसूत्री विभाजन कोशिका अगर 2n है तो वह 2n ही रहेगी, अगर n है तो वह n ही रहेगी। ठीक दोस्तों, वह अपने समान दो कोशिकाएं बनाती है। अगर 2n है तो 2n 2 कोशिकाएं बना लेंगे, अगर n है तो n 2 कोशिकाएं बना लेंगे, अपने समान 2 कोशिकाएं। जबकि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगर 2n है तो n होकर तो 4 कोशिकाएं बनाते हैं। ठीक दोस्तों, ठीक है, हम अब स्टार्ट करेंगे परागकण की संरचना। ठीक दोस्तों, परागकण की संरचना, परागकण की संरचना। ठीक दोस्तों, तो परागकण जो होता है मोस्टली किस तरह होता है दोस्तों? गोलाकार होता है मोस्टली। हर एक अधिकांश जो होता है परागकण की संरचना अधिकांश गोलाकार ही देखी गई है। ठीक दोस्तों, तो परागकण की संरचना जो होती है गोलाकार होती है। परागकण 2 परत होते हैं। परागकण में कितने परत होते हैं? 2 परत होते हैं। एक बाह्य चोल होता है, बाह्य चोल होता है, इसे इंग्लिश में एक्जाइन कहा जाता है। एक्जाइन जो होता है, एक अंतःचोल होता है दोस्तों, अंतःचोल होता है, जिसे इंग्लिश में एंटाइन कहा जाता है। एंटाइन कहा जाता है। क्वेश्चन दोस्तों इनके परागकोट की संरचना से आती है, परागकण की संरचना से आती है कि परागकण की संरचना जो होती है कैसे होती है। परागकण जो होते हैं 2 लेयर होते हैं, बाह्य लेयर, अंतर लेयर। तो बाह्य लेयर किससे बने होते हैं तथा अंतर लेयर किस रासायनिक पदार्थ से बने होते हैं? क्वेश्चन यहाँ से आता है। परागकण की संरचना बहुत सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से उठता है। तो आप देख लेते हैं, बाह्य चोल जो होता है वह एक रासायनिक पदार्थ से बना रहता है जिसका स्पोरोपोलेनिन किससे बना होता है दोस्तों? स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ से बना होता है। जबकि अंतःचोल जो होता है दोस्तों सेलुलोज से बना होता है। पेक्टोसेलुलोज मतलब प्रोटीन तथा सेलुलोज से मिलकर अंतःचोल बना होता है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से आएगा। अब हम देख लेते हैं संरचनाएं कैसे होती हैं। तो हमने माना ये संरचनाएं जो होती हैं मान लीजिए 2 केंद्रक है। ये बाह्य वाला जो होता है, बाह्य के 2 केंद्रक पाए जाते हैं परागकोश के अंदर। बाह्य के जो बड़ा केंद्रक तो कायिक केंद्रक होता है, कायिक केंद्रक होता है। ठीक दोस्तों, ये छोटा वाला जो होता है जननी केंद्रक होता है, जनन केंद्रक होता है। ठीक दोस्तों, या केंद्रक कह लीजिए, कोशिका कह लीजिए की बात है। ठीक है, ये वाली जो होती है ये अंतःचोल है दोस्तों, अंतःचोल है। और एक बाह्य चोल ऐसे दिखाई देती है,
ठीक दोस्तों, ये बीच बीच में यहाँ जो खाली स्थान होता है यहाँ पर बाह्य चोल नहीं पाया जाता है। ये बाह्य चोल जहाँ पर उपस्थित है इसे जर्म पोल कहा जाता है, जनन छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जनन छिद्र। यहीं से अपने केंद्र पराग नलिका को निखार कर यह मादा जनन अंग के अंदर पराग नलिका यहीं से बाहर निकाल। ठीक है दोस्तों, ए वाला जो भाग होता है दोस्तों, ए वाला जो होता है ये जो होता है, ये जो होता है यही है बाह्य चोल। क्या दोस्तों है? बाह्य चोल। ठीक दोस्तों, एग्जाइन। एक परागकण की संरचना आप देख ले, एक परागकण की संरचना यही होती है दोस्तों। ठीक है, अब परागकण जो होता है दोस्तों, परागकण जो होता है तो क्वेश्चन ये आता है परागकण जो होता है किस अवस्था में पराग नलिका किस अवस्था में जाकर मादा युग्मक से निर्माण करता है, किस केंद्रीय अवस्था में होता है। तो यह मोस्टली जो होता है आप नोट डाल के लिख लीजिए, क्वेश्चन में बहुत आता है कंपटीशन एग्जाम में। परागकण जो होता है, परागकण जो होता है द्विकोश की एक दो जननी केंद्र तथा एक कायिक केंद्रक अवस्था में पराग नलिका में पाया जाता है। ठीक दोस्तों, पराग नलिका में इसी अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, किस में दो जननी केंद्रक जो होते हैं ये तीन जननी केंद्रक हो जाते हैं, जबकि एक दो कायिक कोशिका हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, दो जननी केंद्रक हो सकते, तीन जननी केंद्रक हो सकते हैं, दो कायिक केंद्रक हो सकते हैं। ठीक दोस्तों, ऐसी भी अवस्थाएं स्टेज देखी गई हैं कुछ पादपों में। ठीक है, लेकिन मोस्टली दो जननी केंद्रक होते हैं, एक कायिक केंद्रक होता है। ठीक दोस्तों, जब यहाँ से पराग नलिका को ऐसे निखारता है अपने द्रव्य को। ठीक दोस्तों, तो अब क्वेश्चन आज का चैप्टर फिलहाल टॉपिक ख़त्म, अगले आज का टाइम फिलहाल हो गया है। फिर भी आप परागकण के बारे में आप चलिए अगले भाग में परागकण के बारे में पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, लेकिन आज फिर भी जितने पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा ये पूरी तरह हमारा हो जाए। जब हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि कंपटीशन में क्वेश्चन किस बेस पे आता है। तो हमने क्वेश्चन आएगा कैसे दोस्तों? आएगा टेपिटम का कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है? ऑप्शन आपको दे देगा। पहला पोषण प्रदान करता है, पोषण देता है परागकण को। दूसरा ऑप्शन दे देगा, दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा कि या उसको जनन में सहायता करता है, जनन में सहायता करती है। तीसरा ऑप्शन आपको दे देगा, या कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करती है। तो आपको कौन सा ही करेंगे? आपको ऑप्शन करना है कि यह परागकण को क्या करती है दोस्तों? पोषण प्रदान करती है। परागकण को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होती है? द्विगुणित होती है कि अगुणित होती है? तो आप दूसरे क्वेश्चन गए
लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है दोस्तों वो 2n होती क्या होती है, हैप्लॉइड द्विगुणित होती है। तो क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा n, हाफ n, दूसरा क्वेश्चन 2n, आपको तीसरा क्वेश्चन 2n, चौथा क्वेश्चन दे देगा 4n। तो कौन सा ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है दोस्तों वो होती है 2n होती है। ठीक दोस्तों, कंपटीशन बहुत आता है। अब आपको तीसरा क्वेश्चन आपको दे देगा परागकण का बाह्य चोल बना होता है। ऑप्शन दे देगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्पोरोपोलेनिन। दूसरा ऑप्शन दे देगा लैक्टिक